हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सबसे पहले सीलिया और फ्लेजिला के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आओ सीलिया और फ्लेजिला के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? पक्षमापिकाएं यानी कि सीलिया। ठीक है, ये सीलिया लिख रही है। एक वचन क्या होता है? पक्षमाप, सीलियम। ठीक है, तो पक्षमापिकाओं को हम बोलते हैं सीलिया, और एक वचन इसका क्या होता है? सीलियम। ठीक है, ऐसे ही व कशाभिकाएं, कशाभिकाओं को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फ्लेजिला, और इसका एक वचन क्या होता है? फ्लेजिलम। फ्लेजिलम। हिंदी में क्या बोलते हैं? कशाभिका। ठीक है, रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अति अपवृद्धि होती है। तो ये जैसे हम एक सेल बना दें, ये एक सेल बना दें, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ अतिवृद्धि करके, बाहर की तरफ निकल के, आउट ग्रोथ करके क्या बनाती है? सीलिया या फ्लेजिला का निर्माण करती है। तो ये सीलिया और फ्लेजिला किसके आउट ग्रोथ है? तो याद रखना, ये सेल मेम्ब्रेन के आउट ग्रोथ है, ना कि सेल वॉल का। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको याद रखना है सीलिया और फ्लेजिला सेल मेम्ब्रेन के आउट ग्रोथ है। ठीक है, पक्षमाप यानी कि सीलिया की बात कर रहा है। पक्षमाप एक छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करती है। पक्षमाप जो है एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, इनकी साइज कैसी होती है? छोटी होती है, और चप्पू की तरह मतलब चप्पू आपने देखा होगा नाव में, जो नाविक होता है उसके हाथ में चप्पू होता है, और चप्पू जो है जब बहुत सारे नाविक एक नाव में बैठे होते हैं तो वो चप्पू को एक साथ गति कराते हैं। तो वैसे ही सीलिया की गति होती है, जो कोशिका की गति में सहायक होते हैं। तो जैसे नाव चलती है चप्पू चलाने पर, वैसे सीलिया चलाने पर कोशिका चलती है। या फिर कोशिका के आसपास है ना मिलने वाला जो फ्लूइड होता है उसके गति में भी सहायक होते हैं। तो जो सीलिया होती है वो कोशिका की गति में भी सहायक होती है, और उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य के गति में भी सहायक है। तो ये सीलिया के बारे में लिखा हमने। आगे फ्लेजिला के बारे में क्या है एनसीईआरटी में? कशाभिका अपेक्षाकृत लंबे होते हैं। ये सीलिया से लंबे होते हैं। अगर सीलिया इतनी बड़ी है तो फ्लेजिला बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, और ये कोशिका की गति में सहायक होते हैं। तो फ्लेजिला सिर्फ और सिर्फ कोशिका की गति में सहायक है। ठीक है, तो इसको मैंने शॉर्ट में लिख रखा है अपनी नोट्स में। देखो, एक पैरामीशियम है, और पैरामीशियम के चारों तरफ मैंने असंख्य सीलिया दिखा रखी है, आपको अनगिनत सीलिया दिखा रखी है। तो ये कैसी होती है? शॉर्टर होती है, मतलब छोटी होती है, और इनका नंबर होता है ज़्यादा। और फ्लेजिला, फ्लेजिला देखो लंबे लंबे फ्लेजिला पाए जाते हैं, तो ये लॉन्गर होते हैं, और इनका जो नंबर होता है वो कम है। एक हो सकता है किसी में दो हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, लेकिन सीलिया तो बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। अब मूवमेंट कैसे होती है? सीलिया की मूवमेंट मैंने बताया पेंडुलम जैसे या चप्पू जैसे होती है। पेंडुलम जैसे एक एक पेंडुलम मैनर में ऐसे ऐसे गति होती है पेंडुलम की, वैसे ही सीलिया की गति हमें एक एक फिक्स मैनर में देखने को मिलती है। जैसे चप्पू की गति एक फिक्स मैनर में होती है, वैसे ही सीलिया की हमें गति देखने को मिलती है। ठीक है, और फ्लेजिला फ्लेजिला जो है ये इंडिपेंडेंटली गति करते हैं, और इनकी गति चाबुक जैसी होती है। ये फ्लेजिला, एक फ्लेजिला दूसरे फ्लेजिला से इंडिपेंडेंट होता है ना, आज़ाद होता है, चाहे तो किसी तरीके से गति कर सकता है। अब आगे लिखा भाई फंक्शन क्या है इनके। सीलिया जो है वो सेल की मूवमेंट के भी काम में आती है, कोशिका की गति में भी सहायक होती है, और सेल के आसपास मिलने वाले फ्लूइड के मूवमेंट में भी काम में आती है। और फ्लेजिला सिर्फ और सिर्फ जो है सेल के मूवमेंट में काम में आती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन नहीं, यहाँ पे सेल मूवमेंट में काम में आती है। ठीक है, तो ये हमने लिखा फ्लेजिला के बारे में। अब आओ आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी क्या लिखती है। प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाए जाने वाली कशाभिका संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक कशाभिका से भिन्न होती है। जो प्रोकैरियोटिक फ्लेजिला होती है वो यूकैरियोटिक फ्लेजिला से अलग होती है। ठीक है, वो जो है प्रोकैरियोटिक फ्लेजिला फ्लेजिलीन प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। तो दोनों अलग अलग प्रोटीन के बने होते हैं, दोनों की संरचना भी अलग अलग होती है। आओ आगे इनकी संरचना के बारे में एनसीईआरटी लिखती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पक्षमाप व कशाभिका जीवद्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं।
देख लो, ये किससे ढके होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से ढके होते हैं, और इनके कोर को हम अक्षसूत्र कहते हैं, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है, जो लंबे अक्ष के समांतर स्थित होते हैं। क्या लिख रखा है ये? आओ एक डायग्राम से तुमको मैं बताता हूँ। ये डायग्राम मैंने नीचे बना रखा है इसका, देखो। स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, किसके आउट ग्रोथ है? ये सेल मेम्ब्रेन के आउट ग्रोथ है, और सेल मेम्ब्रेन से ये ढके भी होते हैं। ये मैंने एक सेल बनाई है जिसके चारों तरफ ये सेल वॉल है, और उसके अंदर ये ब्लू कलर से मैंने सेल मेम्ब्रेन दिखा रखी है। अब सेल मेम्ब्रेन देखो, ये बाहर की तरफ निकलती है, और बाहर की तरफ निकल कर क्या बना ले रही है? एक आउट ग्रोथ बना ले रही है। इस आउट ग्रोथ के आप कोर में देखोगे, कोर वाले हिस्से को, इस पूरे हिस्से को हम क्या बोलते हैं? एक्सोनिमे, या फिर अक्षसूत्र बोलते हैं, अक्षसूत्र बोलते हैं। और इसमें बहुत सारी समांतर माइक्रोट्यूब्यूल, देखो 3-4 मैंने दिखा रखी है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। सूक्ष्म नलिकाएं क्या होती हैं? हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, साइटोस्केलेटन होती है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती हैं? तो ये एक आधारी काय से निकलती हैं, एक बेसल बॉडी से ये निकलती हैं, बेसल बॉडी से निकलती हैं। और ये बेसल बॉडी कौन बनाता है? तो सेंट्रियोल बनाते हैं, सेंट्रियोल, ये बेसल बॉडी सेंट्रियोल बनाते हैं। तो याद रखना, है ना, जो सीलिया और फ्लैजिला होता है, इसका बेसल बॉडी कौन बनाता है? तो इसका बेसल बॉडी सेंट्रियोल बनाते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया, जो एनसीईआरटी की लाइन थी कि सीलिया और फ्लैजिला जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही सेल मेम्ब्रेन से ढके रहते हैं, जिसको मैंने दिखाया। इसके कोर वाले पार्ट को हम एक्सोनिमे या अक्षसूत्र बोलते हैं, जिसमें कई सारी माइक्रोट्यूब्यूल, सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जो लंबे अक्ष के समांतर स्थित होती हैं। ये डायग्राम में सब कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो सब कुछ दिख जाएगा, है ना। क्या क्या दिख रहा है? देखो, ये सेल मेम्ब्रेन से ढकी हैं, इस कोर वाले पार्ट को एक्सोनिमे या अक्षसूत्र बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल समांतर व्यवस्थित होती हैं। आगे, अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है। अब अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ी सूक्ष्म नलिकाएं मिलती है। अब अक्षसूत्र को, इस डायग्राम को, ये जो डायग्राम है, अगर इसको मैं यहाँ से कट करके इसको सामने से देखूं, जैसे मान लो ये है एक्सोनिमे, इसको मैं यहाँ से ऐसे कट कर दूं और कट करके ऐसे सामने से देखूं, तो मुझे एक गोल सी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, और उसमें क्या क्या सब दिखाई देगा उसके बारे में एनसीईआरटी लिखना शुरू करती है। जो अक्षसूत्र होता है एक्सोनिमे, ये पूरा का पूरा अंदर का पूरा कोर पार्ट, ये पूरा कोर पार्ट, ये क्या है? अक्षसूत्र है पूरा। ये क्या है? एक्सोनिमे, अक्षसूत्र है, ठीक है। अब इस अक्षसूत्र के केंद्र वाले पार्ट में, है ना, हमें क्या देखने को मिलती हैं? दो सूक्ष्म नलिकाएं, एक जोड़ा सूक्ष्म नलिकाएं, मतलब दो सूक्ष्म नलिकाएं देखने को मिलती हैं। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये केंद्र में आपको क्या है? दो सूक्ष्म नलिकाएं, जिसको एक अच्छे डायग्राम के तौर पे यहाँ पे बनाया गया है। दो सूक्ष्म नलिकाएं आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, दो सूक्ष्म नलिकाएं, है ना। अब ये केंद्र में स्थित होती हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इसीलिए इनको हम केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं बोलते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं, इंग्लिश क्या होगी? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। देखो, इसका इंग्लिश वाला एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने यहाँ दे रखा है। सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल है, एक और दो, इनको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या लिखती है? और 9 द्विअरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती है। इसका मतलब क्या है? पहला एक वर्ड देखो, 9 मतलब संख्या में 9। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल होती है। और किस फॉर्म में होती है? द्विक के फॉर्म में। द्विक मतलब डुप्लेट, है ना, डुप्लेट के फॉर्म में होती है। देखो सब के सब 1 2 है ना, डुप्लेट के फॉर्म में। यहाँ इसी को अच्छे से दिखाया गया, देखो 1 2, ये डुप्लेट के फॉर्म में यहाँ पे मौजूद होती है सब की सब नलिकाएं जो है। तो सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल थी, 1 और 2, और परिधि की तरफ, है ना, पेरीफेरी की तरफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल है। और किस फॉर्म में है? डुप्लेट के फॉर्म में है, द्विक के फॉर्म में है, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? आगे एनसीईआरटी लिखती है, अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को हम 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। परिधि की तरफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल और सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल। तो इस अरेंजमेंट को हम 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9+2 अरेंजमेंट कहाँ पाया जाता है? सीलिया और फ्लैजिला में पाया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। आगे
केंद्रकीय नलिका, वही सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल की बात कर रहा है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल सेतु द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये आपस में एक ब्रिज के द्वारा, एक सेतु के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्रिज, है ना, केंद्रीय सेतु। देखो इंग्लिश वाले डायग्राम देख लो, ये जो है आपस में एक ब्रिज से जुड़े हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्रिज या फिर केंद्रीय केंद्रीय सेतु। ठीक है, आओ आगे। एनसीईआरटी क्या लिखती है? एवं केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं। तो जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है साथ में वो केंद्रीय आवरण द्वारा भी घिरी है। देखो ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के चारों तरफ ये एक सेंट्रल शीथ है और ये एक सेंट्रल शीथ है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय आवरण, सेंट्रल शीथ, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रल शीथ। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम याद रखना। बेसिकली हिंदी नाम जो है ज़्यादा आसान है याद रखना। ठीक है, तो इंग्लिश नाम ज़्यादा आसान है, तो इंग्लिश नाम ही अच्छे से याद रखो। आगे एनसीईआरटी क्या लिखती है? देखो, जो परिधि द्विक के प्रत्येक नलिका को अरिदंड द्वारा जोड़ते हैं। अब ये जो सेंट्रल शीथ है, वो जो परिधि की तरफ पाए जाने वाली जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल थी, उनसे किससे जुड़ी होती है? देखो यहाँ पे सेंट्रल शीथ हमने बना दी, ये इससे जो है एक अरीय डंडे से जुड़ी हुई होती है, अरीय डंडे से जुड़ी हुई होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडियल स्पोक बोलते हैं। अरीय डंडा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियल स्पोक। देखो ये जो है परिधि माइक्रोट्यूब्यूल इससे किससे जुड़ी हुई है? रेडियल स्पोक से जुड़ी हुई है। रेडियल सेंट्रल शीथ से किससे जुड़ी हुई है? रेडियल स्पोक से जुड़ी हुई है। तो ये क्या है? रेडियल स्पोक। ठीक है, आगे। इस प्रकार 9 अरियतान छड़ बनती है, मतलब 9 जो है रेडियल छड़ बनती है, रॉड बनती है। वही रेडियल स्पोक की ही बात कर रहा है। टोटल बाहर की तरफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, और 9 माइक्रोट्यूब्यूल का एक जोड़ा है, एक डपलेट है, जो 9 अरीय डंडों से सेंट्रल शीथ से जुड़ी हुई होती हैं। यही लिखती है ये। आगे, परिधीय सेतु, परिधि द्विक, है ना, परिधि द्विक जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, वो सेतु द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है वो भी आपस में, ये देखो ब्रिज के द्वारा जुड़े हैं, ब्रिज द्वारा सब आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। अब इसको हम क्या बोलेंगे? अंतराद्विक सेतु। इसको अंतराद्विक सेतु बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटर डबलेट ब्रिज। 2 डबलेट के बीच में मिलने वाली ब्रिज को हम क्या बोलते हैं? इंटर डबलेट ब्रिज। ठीक है, जैसे देखो एक माइक्रोट्यूब्यूल को अगर हम ए नाम देते हैं तो दूसरे को क्या नाम देना पड़ेगा? बी। एक को अगर हम ए नाम देते हैं तो दूसरे को क्या नाम देना पड़ेगा? बी। तो यहाँ पे बी जो है ए से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम ए बी लिंकर भी बोल सकते हैं। तो दूसरा नाम इसका क्या होगा? इंटर डबलेट ब्रिज का ए बी लिंकर भी इनका दूसरा नाम हो सकता है। तो अंतराद्विक सेतु या इंटर डबलेट ब्रिज इसको हम कहते हैं। परिधि सेतु आपस में, अंतराद्विक सेतु या फिर इंटर डबलेट ब्रिज से जुड़े हुए होते हैं। यही कहना चाहते हैं। आगे, दोनों पक्षमाप और कशाबिका तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं, जिसे हम आधारी इकाई बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी से बाहर निकलते हैं। और बताओ बेसल बॉडी कौन बनाता है? सेंट्रियोल बनाते हैं, तारक केंद्र बनाते हैं सीलिया और फ्लैजिला की। यही बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखो यहाँ पे इस वाले डायग्राम में ये जो है जितने हैं माइक्रोट्यूब्यूल वो एक संरचना से निकलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी बोलते हैं। और बेसल बॉडी बनाने का काम किसका होता है? सेंट्रियोल का होता है। तो ये हमने सीलिया और फ्लैजिला की डिटेल से स्टडी की। अब इस पूरे डायग्राम में एक चीज़ जो है उसकी नेमिंग नहीं की है, आओ उसको भी देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इन माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर ये छोटी छोटी पार्टिकल, ऐसे पिन हेड पार्टिकल लगे हुए हैं। इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? डाइनिन आर्म बोलते हैं। छोटी छोटी संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? डाइनिन आर्म बोलते हैं। इन छोटी छोटी संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? डाइनिन आर्म। बताओ इनका काम क्या होता है? तो इनका काम एटीपी फॉर्मेशन होता है। सीलिया और फ्लैजिला दोनों मूवमेंट करती हैं, और मूवमेंट के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? इन्हीं डाइनिन आर्म से मिलती है। तो एनसीईआरटी के डायग्राम में ये डाइनिन आर्म तो बना के रखी है, लेकिन उसका नाम नहीं लिखा है, तो मैंने उसका नाम लिख दिया और उसका काम भी लिख दिया।
कि ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर है इनका नाम है डाइनिन आर्म, और इनका काम क्या है, एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी बनाना। आगे यहीं तक था सीलिया और फ्लेजिला। आगे बढ़ते हैं हम सेंट्रियोल की तरफ। ठीक है, तारक काय, तारक काय मतलब होता है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। और तारक केंद्र मतलब सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। ठीक है, क्या फर्क है दोनों में अभी हम पढ़ेंगे आगे एनसीईआरटी, तो खुद पता चल जाएगा। तारक काय वह अंगक है जो दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। मतलब जो ये सेंट्रोसोम है वो दो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है, दो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। ठीक है, यह अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य से घिरे होते हैं। ठीक है, और इसके चारों तरफ, इन दोनों सेंट्रियोल के चारों तरफ, जैसे दो सेंट्रियोल होते हैं, एक सेंट्रियोल ये, एक सेंट्रियोल ये, और इसके चारों तरफ जो है एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं परिकेंद्रीय द्रव्य, है ना। इनके चारों तरफ क्या पाया जाता है, परिकेंद्रीय द्रव्य। ठीक है, अब दोनों तारक केंद्र, दोनों तारक केंद्र तारक काय में एक दूसरे से लंबवत स्थित होते हैं। ठीक है, देखो मैंने लंबवत भी बना दिया, ये एक तारक केंद्र है, ये एक तारक केंद्र है सेंट्रियोल। दोनों एक दूसरे से कैसे व्यवस्थित है, लंबवत। एक अगर ऐसे व्यवस्थित है तो दूसरा जो है ऐसे व्यवस्थित है, दोनों एक दूसरे से लंबवत व्यवस्थित हैं। तो इस तरीके से ये पूरी संरचना जो है, दो तारक, दो सेंट्रियोल और इसके आसपास का फ्लूइड, ये सब कुछ मिलकर क्या बना लेता है, सेंट्रोसोम बना लेता है। तो इस पूरी संरचना को हम सेंट्रोसोम, तारक काय बोलते हैं। अब आगे क्या लिखती है एनसीईआरटी, जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। किसकी, प्रत्येक की संरचना, जो तारक केंद्र होते हैं, दो तारक केंद्र मिलते हैं और हर तारक केंद्र की संरचना कैसी होती है, बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। आओ नोट्स में देखते हैं हम। ठीक है, नोट्स में देखते हैं तारक केंद्र के बारे में। तारक केंद्र ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इनके चारों तरफ, ये एक तारक केंद्र मैंने बना दिया, इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, मेम्ब्रेन लेस होते हैं। कैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल मतलब बेलनाकार होते हैं। और इनकी संरचना अगर हम अंदर से इसको काट के देखें तो कैसी दिखाई देगी, कार्ट व्हील लाइक, बैलगाड़ी के पहिए जैसी दिखाई देगी। ये मैंने एक बैलगाड़ी का पहिया आपको बना के दिखाया है, ऐसी संरचना इनकी दिखाई देती है, बैलगाड़ी के पहिए जैसी। आगे, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं। तारक केंद्र कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब सेंट्रोसोम कैसे बनता है, दो सेंट्रियोल 90 डिग्री के एंगल पे मिलते हैं, है ना। एक सेंट्रियोल ये रहा, एक सेंट्रियोल ये रहा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। मतलब दोनों कैसे हैं, लंबवत, लंबवत। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और इस संरचना को हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। और इसके आसपास का वही परिकेंद्रीय द्रव, ये परिकेंद्रीय केंद्रीय द्रव बना रखा है, सब मिला के हम क्या कह देंगे, इसको सेंट्रोसोम बोल देंगे। और ये प्लांट सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये सिंपल सा हमें पढ़ना है। आओ आगे बढ़ते हैं। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबिलिन सूत्रों से बने होते हैं। अब ये कैसे बने होते हैं, तारक केंद्र, तारक केंद्र को अगर हम अंदर से देखने जाएं तो इनमें जो है बाहर की तरफ, आपको देखो, इसको अगर हम तारक केंद्र को, सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर को अंदर से देखने जाएं तो ये जो है 9 परिधीय प्रोटीन के बने होते हैं। ये टोटल कितने होते हैं, देखो एक से गिनती शुरू की, 1 2 3 और ऐसे करते करते 9 परिधीय प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन के बने होते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जिसको बोला जाता है। और ये कैसे होते हैं, ये जो यहाँ पे जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, एक साथ 3 होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। बताओ, इससे पहले जो हमने तारक काय पढ़ा है, इससे पहले जो हमने सीलिया और फ्लैजिला पढ़ा है, वहाँ पे ये कैसे थे, डुप्लेट के फॉर्म में थे। देखो दो दो एक एक साथ थे, पर यहाँ पे कैसे हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में हैं। 3 माइक्रोट्यूब्यूल एक साथ आपको दिखाई दे रही है, एक साथ आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो परिधि की तरफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल है। अब प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होता है, मतलब एक ट्रिपलेट के फॉर्म में। ये जो 9 होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, त्रिक के फॉर्म में होते हैं। पास के त्रिक आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब ये पास के जो त्रिक होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं। कैसे, अगर एक को मैं नाम दे दूं ए, एक को नाम दे दूं ए, तो दूसरे को मैं बोलूंगा बी और तीसरे को क्या बोलूंगा, सी। तो ये ए बी सी, इस तरीके से नोमेनक्लेचर इनका होता है।
अब ये यहाँ पे सी वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो ए वाले से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस लिंकर को हम क्या बोलते हैं, ए सी लिंकर बोलते हैं। तो इससे पहले सीलिया और फ्लैजिला में क्या था, ए बी लिंकर था, क्योंकि वहाँ पे दो माइक्रोट्यूब्यूल ए और बी थे, तो अगली वाली ए और बी से वो ए बी लिंकर से जुड़े हुए थे, पर यहाँ पे क्या है, ए सी लिंकर है। ठीक है, तो ये ए सी लिंकर हो गया, आपस में जुड़े हुए हैं, किससे, ए सी लिंकर से। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, आगे का जो भीतर का भाग होता है वो प्रोटीन का बना होता है, जिसे हम धुरी कहते हैं, हब बोलते हैं। देखो ये जो इसका सेंट्रल वाला पार्ट होता है इसकी ये बात कर रहा है, और ये किसका बना है, ये प्रोटीन का बना है, प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का। कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, सीधे सीधे किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। तो बाहर की तरफ तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल है और अंदर की तरफ एक भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे 9+0 अरेंजमेंट, 9+0 अरेंजमेंट बोला जाता है। इससे पहले कौन सा अरेंजमेंट आया था, 9+2 अरेंजमेंट हमें देखने को मिला था, किसमें, सीलिया और फ्लैजिला में। कौन सा अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट। पर ये 9 किस फॉर्म में थे, डबलेट के फॉर्म में थे, डबलेट के फॉर्म में थे। ठीक है, डबलेट के फॉर्म में थे। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, सीलिया और फ्लैजिला में 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, पर ये 9 यहाँ पे क्या है, ट्रिपलेट के फॉर्म में है, ए बी सी 3 माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, तो सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, सेंटर जो है पूरा सेंट्रल वाला पार्ट है ना, किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। तो इसको हम धुरी या फिर क्या बोल सकते हैं, हब बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं धुरी। ठीक है, ये डायग्राम एनसीईआरटी का नहीं है, तो इस डायग्राम से क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, बस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए ये डायग्राम दिखाना ज़रूरी है, ये डायग्राम बना हुआ ज़रूरी है। आगे, यह परिधीय त्रिक के नलिका से प्रोटीन के बने अरीय दंड से जुड़े होते हैं। जो हब होती है वो पेरिफेरल प्रोटीन के साथ, देखो ये क्या है, एक रेडियल स्पोक से, वही अरीय डंडे से जुड़ी हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वहां भी रेडियल स्पोक आया था, यहाँ भी रेडियल स्पोक, तो टोटल कितने रेडियल स्पोक होंगे, 9 रेडियल स्पोक होंगे। ठीक है, तो ये हो गया रेडियल स्पोक। आगे, तारक केंद्र पक्षमाभ और कशाभिका का आधारिकाय बनाते हैं, ये बात तो पहले ही हो चुकी। जो सेंट्रियोल होते हैं वो सीलिया और फ्लैजिला का क्या बनाते हैं, बेसल बॉडी बनाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये तर्कुतंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तर्कु उपकरण बनाता है। अब ये क्या होता है, ये हम सेल डिवीजन में देखेंगे। ठीक है, बेसिकली अगर मैं इसको हल्का फुल्का समझाना चाहूँ तो इससे जो है, ये तारक केंद्र जो यहाँ पे मैंने बना रखा है, इससे ये छोटी छोटी ऐसी रेज निकलती हैं, इन रेज को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रेज बोलते हैं, एस्ट्रल रेज बोलते हैं। और यही रेज आगे चल के है ना, बड़ी बड़ी होके क्या बनाने लगती हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन जुड़ती जाती है और ये बनाने लगती हैं स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, आगे एक अच्छा सा डायग्राम में अगर यहाँ पे मैं बना के दिखाऊं, इस वाले डायग्राम में, ठीक है, तो देखो ये जो है, इससे छोटी छोटी ऐसी रेज निकलती हैं, इन रेज को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रेज बोलते हैं। ठीक है, नाम मैंने पहले ही लिख दिया, इन रेज को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रेज बोलते हैं, एस्ट्रल रेज। और यही एस्ट्रल रेज धीरे धीरे जब ट्यूबुलिन प्रोटीन जुड़ती जाती है तो धीरे धीरे क्या बना लेते हैं, ये स्पिंडल फाइबर बनाने लगते हैं, तर्कु तंतु बनाने लगते हैं। तो ये पूरा का पूरा सेंट्रोसोम और ये एस्ट्रल रेज और ये स्पिंडल फाइबर मिलकर क्या बना लेते हैं, तर्कु तंतु उपकरण बना लेते हैं, स्पिंडल फाइबर एपरेटस बना लेते हैं। तो यही एनसीईआरटी लिखती है, तर्कु तंतु उपकरण बनाता है। तो यहाँ तक था तारक काय और तारक केंद्र के बारे में, जो हमने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, अब आओ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बारे में आपको अच्छे से आना ही चाहिए, क्योंकि इसको अगर आप अच्छे से जानेंगे तो अगला चैप्टर जो सेल साइकिल है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स में आपको आसानी मिलने वाली है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको 12वीं क्लास में आसानी मिलने वाली है। तो कई सारे चैप्टर में अगर न्यूक्लियस आपको आता है तो उससे आपको आसानी मिलने वाली है। तो अच्छे से पूरे ध्यान के साथ इस केंद्रक वाले हिस्से को पढ़ना। आओ पढ़ना शुरू करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। क्या लिखती है एनसीईआरटी केंद्रक के बारे में, कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट
ब्राउन ब्राउन ने की थी। ठीक है, और ये 1831 से पूर्व की थी, 1831 के टाइम। सन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाते हैं उसे क्रोमेटिन नाम दिया। अब न्यूक्लियस के अंदर है ना, यहाँ पे एनसीईआरटी न्यूक्लियस बना के रखी है। अब इसमें जो है एक ऐसी धागे जैसी संरचना मिलती है, धागे लाइक ऐसी उलझी हुई संरचना मिलती है। ठीक है, ये क्या होती है, क्रोमेटिन। कौन क्रोमेटिन के बारे में बताया, फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने बताया, फ्लेमिंग नाम के। इन्होंने जब इसके ऊपर बेसिक डाई डाली, फ्लेमिंग ने कौन सी डाई डाली, क्षारीय रंजक बेसिक डाई डाली, तो इससे ये कलर हो गए। कलर क्यों हुए बेसिक डाई से, हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था, जो क्रोमेटिन होता है बेसिकली इसमें क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। और डीएनए कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का। तो एसिड को रंगने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, बेसिक डाई का यूज़ किया है। तो बेसिक डाई डालते ही एसिडिक और एसिड बेस रिएक्शन होती है और ये क्रोमेटिन कलरफुल दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही बेसिक डाई डालोगे ये क्रोमेटिन ऐसे धागे जैसे दिखाई देने लगेंगे। जिसे फ्लेमिंग ने रंग जाने के आधार पर इनको क्या नाम दे दिया, क्रोमेटिन नाम दे दिया। क्रोमेटिन मतलब कलर से संबंधित है, क्रोम। ठीक है, क्रोमेटिन नाम दिया इन्हीं रंग जाने के आधार पर। ठीक है, आगे अंतरकाल अवस्था केंद्रक। अंतरकाल मतलब इंटरफेस, इंटरफेस न्यूक्लियस है ना, इंटरफेस की बात चल रही है। इंटरफेस क्या होता है, जब हम सेल साइकिल पढ़ते हैं है ना, सेल साइकिल में एक छोटी सी सेल साइकिल आपके सामने बनाने जा रहा हूँ जिससे आपको इंटरफेस का नॉलेज मिलेगा। सेल साइकिल अगले चैप्टर पूरे डिटेल से उसको पढ़ना ही है। ये छोटी सी सेल साइकिल मैंने बनाई, इसमें जो है ज़्यादातर हिस्सा क्या होता है, ये इंटरफेस होता है, यही है इंटरफेस। ठीक है, कोई सेल जब इंटरफेस में आती है तो धीरे धीरे इंटरफेस को 3 अवस्थाओं में बांटते हैं, जीवन में, फिर जीवन से एस और एस से G2, ये 3 अवस्थाएं होती है इंटरफेस में। ठीक है, तो इंटरफेस में ये 3 अवस्थाएं होती है, G1, S और G2। ठीक है, अब देखो जैसे इंटरफेज में कोई सेल आती है तो एक से धीरे धीरे इसका आकार बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है और बहुत बड़ी सेल बन जाती है। और इस इंटरफेज के बाद एम फेज की शुरुआत होती है, एम फेज की। ठीक है, तो एम फेज की शुरुआत में देखो इंटरफेज में G1 से एस आता है, एस के बाद G2 आता है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे डीएनए का होता है रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। मतलब अगर डीएनए इससे पहले था 2C तो इसका दोगुना हो जाता है यहाँ पे 4C, सीधे सीधे 4C हो जाता है। ठीक है, आगे अभी बात होगी। देखो क्या लिखा है, अंतरकाल अवस्था केंद्रक, कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा है। अभी तक केंद्रक का विभाजन नहीं हो रहा है, इंटरफेज में केंद्रक का विभाजन नहीं होता है। इंटरफेज से आगे जैसे ही हम जाते हैं क्या आती है, एम फेज आती है। और एम फेज को 2 अवस्थाओं में बांटा जाता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक अगला हिस्सा आता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस मतलब, कैरियो मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड है, केंद्रक का विभाजन वो होता है कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये 2 प्रोसेस होता है किसके बाद, इंटरफेज के बाद। तो इंटरफेज के केंद्रक की बात कर रहा है, तो बताओ इंटरफेज में केंद्रक का विभाजन होता है, नहीं। केंद्रक का विभाजन किस फेज में होता है, एम फेज में होता है। एम फेज में स्पेशल एक फेज है कैरियोकाइनेसिस, वहां पे होता है। तो हम ऐसी ऐसी अवस्था को देख रहे हैं जहां अभी केंद्रक का विभाजन नहीं हो रहा है। क्यों, कौन से फेज को, इंटरफेज को देख रहे हैं। इस अवस्था में अत्यधिक फैली हुई एवं विस्तृत केंद्रकीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है जिसे हम क्रोमेटीन कहते हैं। इस इंटरफेज न्यूक्लियस में अगर आप सेल को देखोगे तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो मैंने क्रोमेटीन बना रखा है ये ऐसे ही कोशिका में फैली हुई संरचना के रूप में, पूरा अत्यधिक फैली हुई संरचना के रूप में पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटीन बोलते हैं। अब केंद्रीय अधात्री में मतलब केंद्रक के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म उसकी बात कर रहा है, केंद्रक द्रव्य की में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं होती हैं जिसे हम केंद्रिक कहते हैं। केंद्रिक यानी कि न्यूक्लियोलस। ये देखो एक या एक से अधिक गोलाकार संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। यहाँ पे आपको केंद्रिक दिखा रखा है ये वाला हिस्सा। तो ऐसी एक हो सकती है या एक से ज़्यादा हो सकती है, ऐसी संरचनाएं केंद्रक में जगह जगह हो सकती हैं। ठीक है, और इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केंद्रिक को इंग्लिश लिख रहा हूँ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। आगे ये चित्र 8.11
8.11 आप देख सकते हैं केंद्रक की संरचना यहाँ पे दिखाई हुई है, जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन करे जा रहा हूँ आगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रक आवरण दो समांतर झिल्लियों से बना होता है, जिसके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान होता है, जिसे हम परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। परिकेंद्रकीय अवकाश मतलब, देखो आओ नोट्स में देखते हैं। केंद्रक को देखना शुरू करते हैं। केंद्रक ये रहा। केंद्रक के चारों तरफ अगर हम देखें तो ये भी डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। बाहर वाली मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देख लो, ये न्यूक्लियर पोर है, दो मेम्ब्रेन के फ्यूज होने से बनता है। आगे इसके बारे में आएगा। अभी देखो, एक मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन ये है, आउटर मेम्ब्रेन ये है। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, जो स्थान है, उसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिकेंद्रीय अवकाश। ठीक है। और ये कितना होता है? 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। इसी की बात कर रहा है वो। दो झिल्लियों के बीच में मिलने वाला गैप या अवकाश, इसी को हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। जाहिर सी बात है, बताओ, जो केंद्रक है ना, केंद्रक, उसके चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन। तो ये किसके किसके बीच में अवरोध का काम करेगा? जैसे एक सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये डबल मेम्ब्रेन मैंने बना दी। तो सेल के अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। तो ये जो आवरण है, केंद्रक का जो आवरण है, न्यूक्लियर एनवेलप, ये किसका काम करता है? तो इसका काम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से अलग करके रखना। ठीक है। तो केंद्रक में मिलने वाले द्रव मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और कोशिका द्रव्य के बीच में अवरोध का काम कौन करता है? तो ये न्यूक्लियर एनवेलप मतलब केंद्रक झिल्लियां करती हैं, जो दो झिल्लियां होती हैं वो करती हैं। अब आगे क्या लिखता है? बाह्य झिल्ली सामान्यतः अंतःप्रदबयी जालिका से सतत रूप से जुड़ी होती है और इस पर राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं। हमने पहले ही देख लिया है। ये जो बाहरी झिल्ली है, आओ बना के दिखा देता हूँ। ये जो बाहरी झिल्ली है, ये किससे जुड़ी हुई होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था बाहर वाली झिल्ली जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई थी, और इसके ऊपर छोटे छोटे आपको राइबोसोम दिखाई देते हैं। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको राइबोसोम दिखाई देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये हो गया। बाहर वाली झिल्ली किससे जुड़ी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। आगे, निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिन्न हो जाता है। यह छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संलग्न होने से बनता है। ठीक है। और इन छिद्रों से होकर आरएनए और प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं। क्या मतलब है इसका? देखो, अब जो है ये दोनों मेम्ब्रेन जो थी, इनर मेम्ब्रेन और ये आउटर मेम्ब्रेन, ये जहाँ फ्यूज हो जाती हैं, जहाँ ये फ्यूज हो जाती है, जहाँ मिलती हैं, तो इनके मिलने से ही क्या बन जाता है? न्यूक्लियर पोर बनने लगता है, केंद्रक छिद्र। ये जो न्यूक्लियर पोर है वो कैसे बनता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। दोनों मेम्ब्रेन के, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के संलग्न होने से, फ्यूज होने से बनता है। ठीक है। जहाँ फ्यूज हो जाती है वहीं न्यूक्लियर पोर बन जाता है। और इस न्यूक्लियर पोर का काम क्या है? तो इस न्यूक्लियर पोर का काम है आरएनए और प्रोटीन को कहाँ से कहाँ भेजना? तो साइटोप्लाज्म से को केंद्रक के अंदर भेजना, या फिर केंद्रक से साइटोप्लाज्म की तरफ भेजना। दोनों तरफ किसको किसको भेज सकते हैं? आरएनए और प्रोटीन का। ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी भेज सकते हैं और न्यूक्लियस के बाहर भी भेज सकते हैं। तो ये न्यूक्लियर पोर का काम हो गया। आगे एनसीईआरटी लिखती है, साधारणतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित भी हो सकती है। ज़्यादातर सेल में एक ही न्यूक्लियस मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस मिलता है। आगे एनसीईआरटी कुछ सवाल पूछती है। क्या पूछती है? क्या आप कुछ जीवों का नाम बता सकते हैं जिनकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हैं? तो यहाँ पे एनसीईआरटी सवाल पूछ के ये सवाल खत्म कर देती है। चलो मैं उसका नाम बता देता हूँ। वो नाम है पैरामीशियम।
पैरामीशियम। पैरामीशियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर दो केंद्रक मिलते हैं, दो केंद्रक मिलते हैं। ठीक है, तो एक नाम है पैरामीशियम जिसमें दो केंद्रक मिलते हैं, याद रखना इसको। आगे, कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, कुछ ऐसी भी मैच्योर सेल होती हैं जिसमें केंद्रक ही नहीं पाया जाता, जैसे स्तनधारी जीवों की रक्ताणु, जैसे मैमेलिया में, मैमल्स में पाए जाने वाली आरबीसी, मैमिलियन आरबीसी, जब ये मैच्योर होती है तो इसके अंदर केंद्रक ही नहीं पाया जाता। इसके अलावा संवहनी पौधों में चालिनी नलिका कोशिकाएं, है ना। वैस्कुलर प्लांट में, वैस्कुलर प्लांट में कौन सी, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब एलिमेंट, चालनी नलिका कोशिका। तो किसमें किसमें केंद्रक नहीं है, एक तो हमारे आरबीसी में नहीं है, मैमल्स की आरबीसी में नहीं है, ठीक है, आरबीसी में, एक तो आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं है, और एक जो है चालनी नलिकाएं मतलब सीव ट्यूब एलिमेंट में नहीं है, सीव ट्यूब में नहीं है। तो बताओ केंद्रक का काम क्या होता है। केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए, जो डीएनए जो है सेल के ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है, इसीलिए केंद्रक को हम कंट्रोलर ऑफ द सेल बोलते हैं। अब इनके अंदर जो आरबीसी है उसके अंदर कोई केंद्रक नहीं है, और सीव ट्यूब के अंदर भी केंद्रक नहीं है। तो एनसीईआरटी आगे सवाल पूछती है, क्या तुम जानते हो कि ये कोशिकाएं जीवित हैं। हाँ बिल्कुल जीवित हैं। आरबीसी भी जीवित है, ठीक है, रेड ब्लड कार्पसल्स और सीव ट्यूब भी जीवित है, दोनों के दोनों जीवित हैं, दोनों लिविंग सेल हैं, दोनों लिविंग हैं। तो बताओ इनके ऊपर कंट्रोल कौन करता होगा। तो आरबीसी, आरबीसी जब तक स्टार्टिंग में आरबीसी जब इमेच्योर थी, अभी इमेच्योर थी, अभी नई नई बनी थी, है ना। तो इस आरबीसी में क्या होता है, अभी न्यूक्लियस था, उस टाइम न्यूक्लियस था इसमें। जैसे ये मेच्योरिटी की तरफ जाती है, ये अपने सारे ज़रूरत की प्रोटीन बना लेती है। तो सारी ज़रूरत के प्रोटीन बनाने के बाद ये अपने अंदर से न्यूक्लियस को गायब कर देती है, और इसके अंदर से न्यूक्लियस का लगभग सारे के सारे सेल ऑर्गेनल गायब कर दिए जाते हैं, क्योंकि आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को ढोना, ऑक्सीजन को ढोना। तो ये अपने जगह इतना स्पेस बनाती है ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन आराम से इकट्ठा हो जाए। तो मेच्योर आरबीसी में हमें न्यूक्लियस इसीलिए नहीं देखने को मिलता, पर जितनी ज़रूरत की इसकी प्रोटीन थी, जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी, वो पहले ही बना लेती है, मेच्योरिटी से पहले ही बना लेती है। तो मेच्योर होने के बाद ये उन सारी चीज़ों को गायब कर देती है जिनकी इसको ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से ये जीवित होती है, सारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती हैं, तो आरबीसी जिंदा होती है। और 120 दिन बाद, सबको पता है 120 डेज बाद आरबीसी मर जाती हैं, ठीक है। आगे, सीव ट्यूब जो होती हैं, सीव ट्यूब कहाँ पाई जाती है, कंपेनियन सेल में के अंदर, सॉरी, वैस्कुलर प्लांट के अंदर पाई जाती हैं। अब वैस्कुलर प्लांट क्या होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं वैस्कुलर प्लांट, है ना, संवहनी पादप। वैस्कुलर प्लांट क्या होते हैं, जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम का काम क्या होता है, जल को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, और फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है। अब ये सीव ट्यूब, अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये है एक सीव ट्यूब, जिसके आसपास जो है आपको एक सेल दिखाई देती है। इस सेल का नाम है सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, ठीक है। और ये है सीव ट्यूब की कोशिका, ये सीव ट्यूब कोशिका, ठीक है। अब इसके अंदर तो न्यूक्लियस नहीं है, पर इन सहायक कोशिकाओं के पास कंपेनियन सेल, इंग्लिश में बोलते हैं कंपेनियन सेल, इनके पास जो है केंद्रक होता है, और यही केंद्रक जो है इन सीव ट्यूब के केंद्रक के ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है। तो मैंने दोनों का एग्जाम्पल देके आपको बता दिया कि दोनों कैसे जीवित हैं। आरबीसी जो है अपने सारे ज़रूरत की चीज़ अपनी पहले ही बना लेती है, मेच्योरिटी से पहले ही बना लेती है। तो जब परिपक्व होती है तो उन चीज़ों को गायब कर देती है अपने अंदर से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर सके। और जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, चालनी नलिका तत्व होते हैं, ठीक है, चालनी नलिका कोशिकाएं होती हैं, इनके पास जो है एक सहायक कोशिका होती है, जो जिसका न्यूक्लियस इस सीव ट्यूब के न्यूक्लियस के ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के सवाल का हमने जवाब दे दिया। दो न्यूक्लियस पैरामीशियम के अंदर, और ये कैसे जीवित होती है, इन दोनों का मैंने जवाब दे दिया आपको, ठीक है। आगे, केंद्रकीय आधात्री यानी कि केंद्रक द्रव्य, मतलब बात कर रहा है ये न्यूक्लियोप्लाज्म की में केंद्रिक व क्रोमेटीन मिलता है।
न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या मिलता है, ये जो है आपको न्यूक्लियोलस मिलता है केंद्रिक, और साथ ही साथ आपको इसके अंदर क्या मिलता है, क्रोमेटीन मिलता है। ऐसी धागे जैसी संरचना क्या मिलती है, क्रोमेटीन मिलती है। अब गोलाकार केंद्रिक न्यूक्लियोलस की बात कर रहा है। केंद्रक द्रव्य में है ना, न्यूक्लियोलस जो है केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। जाहिर सी बात है, न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाएगा। ठीक है। केंद्रिका झिल्ली रहित वह संरचना है जिसका द्रव्य केंद्रक से सतत संपर्क में रहता है। अब जाहिर सी बात है, इसके चारों तरफ, केंद्रिका के चारों तरफ झिल्ली नहीं है, इस केंद्रिका के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसीलिए जो इसका द्रव्य होता है, इसके अंदर पाए जाने वाला जो द्रव्य होता है, वो केंद्रक के अंदर मिलने वाले द्रव्य के साथ सतत संपर्क में बना रहता है, उसके साथ हमेशा जुड़ा हुआ, कनेक्शन में रहता है। ठीक है। तो इस न्यूक्लियोलस के आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, तो इसका जो द्रव्य है वो केंद्रक के द्रव्य के साथ जुड़ा हुआ रहता है। यह सक्रिय राइबोसोमल आरआरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं। अब इन न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, आरआरएनए बनाना। राइबोसोमल, आरआरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, आरआरएनए का फुल फॉर्म, आर का मतलब होगा राइबोसोमल, राइबोसोमल आरआरएनए। ठीक है। ये बनाने का काम किसका होता है, न्यूक्लियोलस का होता है। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती हैं उनमें बड़े बड़े और अनेक केंद्रक मिलते हैं। अब जहां प्रोटीन ज्यादा बनेगी, बताओ आरआरएनए, ठीक है, ये किस काम में आते हैं, आगे चल के ये प्रोटीन बनाने के काम में आते हैं। तो जिन कोशिकाओं के अंदर ज़्यादा प्रोटीन बनने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा प्रोटीन जो बनाती हैं, उनके अंदर जो न्यूक्लियोलस मिलते हैं वो बड़े बड़े मिलते हैं, बड़े बड़े, इतने छोटे छोटे नहीं, और बड़े बड़े न्यूक्लियोलस मिलते हैं आपको, और बड़े बड़े न्यूक्लियोलस मिलते हैं। और 2-3 नहीं, संख्या में 4-5-6 कितने भी, बहुत ज़्यादा नंबर में न्यूक्लियोलस मिलते हैं, बड़े बड़े न्यूक्लियोलस मिलते हैं, जिनके अंदर क्या बनती है, प्रोटीन संश्लेषण सक्रिय रूप से होता है। आगे आप याद करें कि अंतर अवस्था केंद्रक में ढीली ढाली और अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं की बनी जालिका होती है जिसे हम क्रोमेटीन कहते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी हुई, देखो अंतर अवस्था, इंटरफेज न्यूक्लियस में मैंने अभी बताया, इंटरफेज में डीएनए क्या जो सेल होती है वो डिवीजन में अभी नहीं जा रही होती है। इंटरफेज में क्या आपको देखने को मिलता है, क्रोमेटीन, ये क्रोमेटीन देखने को मिलता है। इसकी बात फिर से वो कर रही है, एनसीईआरटी ने पहले ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि अंतरकाल में आपको क्या देखने को मिलता है, क्रोमेटीन देखने को मिलता है। ये लाइन दोबारा से वापस आई है फिर से। ठीक है। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। अब इसका मतलब क्या है, जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में जो अलग अलग स्टेज आती हैं, उन स्टेज में हमें केंद्रक के जगह सेल में हमें क्रोमोसोम या गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं। वो कैसे, आओ नोट्स से पढ़ते हैं इसको। देखो क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ये मैंने बनाया एक सेल को, अब इस सेल के अंदर ये मैंने दिखा दिया आपको न्यूक्लियस दिखा दिया। ठीक है। और ये क्या है, पूरी एक सेल है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर अभी ये इंटरफेज का न्यूक्लियस है, किस फेज का है, इंटरफेज का, या फिर कह सकते हो ऐसी सेल का जो कोशिका विभाजन में अभी नहीं गई है उसका है। अब इसमें आप अगर देखोगे तो आपको ये धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देंगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्रोमेटीन, एक धागे को बड़ा करके मैंने यहाँ पे एक धागे को बड़ा करके दिखाया है, और इस बड़े से धागे को, इस धागे को हम बोलते हैं क्रोमेटीन। और इस क्रोमेटीन में क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं, इस क्रोमेटीन में डीएनए होता है। इस क्रोमेटीन के ऊपर देखो मैंने डीएनए बना रखा है, ये डीएनए ब्लैक कलर से डीएनए बना रखा है। तो इस क्रोमेटीन में कुछ नहीं, डीएनए होता है। अब अगर सेल को डिवाइड करना होता है, क्या करना होता है, डिवीजन, तो जैसे ही सेल डिवीजन में जाती है तो ये डीएनए जो है, ये क्रोमेटीन, वो संघनित होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं, और कंडेंस होते होते क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम बना लेते हैं। इस तरीके से क्रोमोसोम बना लेते हैं। तो क्रोमोसोम जो गुणसूत्र है वो कब दिखाई देता है, जब सेल डिवाइड करती है तब दिखाई देता है ना। एम फेज में, इंटरफेज में भी क्रोमोसोम नहीं दिखाई देते, है ना। जब एम फेज शुरू होता है, माइटोटिक फेज, तब जाके ये क्रोमोसोम हमें सेल के अंदर दिखाई देते हैं। सेल डिवीजन वाले चैप्टर में हम अच्छे से और देखेंगे इसको, लेकिन बेसिक नॉलेज यहाँ से लेके चलेंगे। अब इस क्रोमोसोम में ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से चीज आ जाती है, इस क्रोमोसोम के अंदर भी हमें डीएनए ही देखने को मिलता है।
जैसा क्रोमेटिन में हमें देखने को मिला था वैसा क्रोमोसोम में ही देखने को मिला। तो क्यों आखिर ये क्रोमोसोम बना, तो बनने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरफेज में कौन कौन से 3 अवस्थाएं होती हैं। जीवन होता है, जीवन के बाद एस आता है, एस के बाद G2 आता है। जीवन के अंदर मान लो 2C क्या था? डीएनए था, डीएनए की मात्रा थी 2C। ठीक है, तो इस फेज में आके इसका हो जाता है रेप्लिकेशन और इस फेज में ये हो जाते हैं 4C। अब बताओ, छोटा सा पहले ही डीएनए इतना लंबा होता है, 2.2 मीटर डीएनए पाया जाता है हमारे बॉडी के अंदर, 2 मीटर से लंबा डीएनए। एक हाथ फैला दो, फिर से एक बार ये हाथ फैलाओ, उतना लंबा डीएनए पाया जाता है और इसको बड़े मुश्किल से एक सेल के एक न्यूक्लियस के अंदर पैक करके रखा जाता है। डीएनए की लंबाई माइक्रोमीटर में और न्यूक्लियस जो है वो होता है माइक्रोमीटर के अंदर। तो बहुत ही मुश्किल से इसको पैक करके न्यूक्लियस के अंदर रखा जाता है। अब ऊपर से जो है जैसे ही एस फेज आता है, एस फेज में ये डीएनए हो जाता है डबल, 1 से 2 हो जाता है, तो इसको रखना और मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसको हमें कंडेंस करने की ज़रूरत होती है, संकुचित करने की ज़रूरत होती है और धीरे धीरे संकुचित होकर ये क्रोमेटिन क्या बना लेता है? क्रोमोसोम बना लेता है। तो इतना बड़ा सा क्रोमेटिन देखो छोटा सा ऐसे क्रोमोसोम बना लेता है, एक छोटा सा ऐसा क्रोमोसोम बना लेता है और इस क्रोमोसोम में भी डीएनए ही होता है, डीएनए ही होता है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम है। आओ आगे, एनसीईआरटी क्या लिखती है? क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलते हैं। अब क्रोमेटिन में क्या मिलता है? डीएनए मिलता है और कुछ बेसिक प्रोटीन हमें देखने को मिलते हैं जिसे हम हिस्टोन कहते हैं। ठीक है, तो क्रोमेटिन के अंदर हमें डीएनए देखने को मिलता है और साथ ही साथ हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलती है, हिस्टोन प्रोटीन। और डीएनए का नेचर कैसा होता है? डीएनए का नेचर एसिडिक होता है। न्यूक्लिक एसिड है, नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। और हिस्टोन प्रोटीन का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। तो इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर मान लो ये है हिस्टोन प्रोटीन, ये मैंने बना दी एक हिस्टोन प्रोटीन। इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए का मॉलिक्यूल जो होता है वो जुड़ता जाता है और ये पूरा एक डेंस स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम क्रोमोसोम बोलने लगते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे क्या होता है? इतर इतर हिस्टोन प्रोटीन होती है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन तो होती ही होती है, उसके अलावा भी और कौन सी प्रोटीन होती है? तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन हमें इसके अलावा देखने को मिलती है। इतर हिस्टोन का मतलब इतर, हिस्टोन से इतर मतलब नॉन हिस्टोन प्रोटीन, है ना? नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये भी हमें देखने को मिलती है और इसके अलावा हमें आरएनए भी देखने को मिलता है। ये सब कुछ एनसीईआरटी तो वैसे लिख रही है कि क्रोमेटिन के अंदर देखने को मिलता है, पर बेसिकली हम देखें तो क्रोमोसोम के अंदर हमें डीएनए देखने को मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन, है ना, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए देखने को मिलता है। क्योंकि क्रोमेटिन के अंदर जैसे ही हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्रोमेटिन की रिएक्शन होगी वो धीरे धीरे संकुचित होकर क्या बनाने लगेगा? क्रोमोसोम बनाने लगेगा। तो सब कुछ यहाँ पे मिलता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन सब देखने को मिलता है। अब मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए होता है। यहाँ तो लिख रही है एनसीईआरटी 2 मीटर लंबा डीएनए, लेकिन अब जब 12th क्लास में पढ़ोगे तो आप डिटेल से पढ़ोगे कि वहाँ पे 2.2 मीटर एग्जैक्ट डेटा लिख रखा है, 2.2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है हमारी सेल में, एक मनुष्य के सेल में, एक ह्यूमन के सेल में। अब ये जो 2.2 मीटर लंबा डीएनए है वो टोटल 2.2 मीटर लंबा डीएनए 46 गुणसूत्रों में बिखरा हुआ रहता है। टोटल 46 क्रोमोसोम में बिखरा हुआ होता है। आगे क्या लिखती है एनसीईआरटी? आप गुणसूत्रों में डीएनए का संविष्टन या पैकेजिंग कक्षा 12वीं में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो गुणसूत्र के अंदर डीएनए कैसे पैक होता है आप इसको 12th क्लास में डिटेल से पढ़ देंगे। ठीक है, आओ हल्का फुल्का एक नॉलेज लेते हैं इसके बारे में, क्या एनसीईआरटी कहती है। देखो, क्रोमोसोम तक तो मैंने बता दिया, सेल डिवीजन में क्रोमोसोम बनता है। हमारे बॉडी के अंदर ह्यूमन के सेल के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा होता है? लीनियर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब ऐसे ऐसे रेखीय होता है, ऐसे लीनियर होता है। और इसकी पूरी लंबाई कितनी होती है? तो 2.2 मीटर होता है। 2 स्टैंड होती हैं, एक 3 डैश से 5 डैश होती है और एक जो है 5 डैश से 3 डैश होती है। ये 2 स्टैंड होती हैं। हम 12th क्लास में इसको डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, कितना लंबा होता है? 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। और 12th क्लास में हम देखते हैं कि ये डीएनए कैसे पैक होकर एक क्रोमोसोम बना लेता है, वो सब कुछ हम इसको हम कहते हैं पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग। ये कब हम पढ़ेंगे? 12th क्लास में पढ़ेंगे। आओ आगे, ये बात
जो मनुष्य की कोशिका में 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है वो कहाँ कितने क्रोमोसोम में बिखरा होता है? 46 या 23 जोड़े गुणसूत्र में बिखरा हुआ होता है। इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो ये जो है, ये रहा ह्यूमन का एग्जाम्पल हमने लिया, ह्यूमन सेल का। ह्यूमन सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है कितने हैं? टोटल 46 हैं, 23 जोड़े हैं। इन 23 जोड़े क्रोमोसोम के अंदर पूरा 2.2 मीटर लंबा डीएनए इन्हीं के अंदर पाया जाता है। इन पूरे 23 जोड़े क्रोमोसोम को मैंने यहाँ पे बना के दिखा रखा है। देखो ये पहला जोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से 22 जोड़े जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम होते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन के लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर ये 22 जोड़े, 22 जोड़े का मतलब 44 क्रोमोसोम तो सेम पाए जाते हैं दोनों के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ऑटोसोम। ये सेक्स डिटरमाइन नहीं करते, लिंग का निर्धारण नहीं करते। अब इन 22 जोड़े के अलावा जो 23वां जोड़ा होता है वो मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। मेल के अंदर जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है एक्स वाई। देखो यहाँ पे मैंने ये मेल का सिंबल बना रखा है। मेल में जो एक्स वाई होता है, एक्स क्रोमोसोम ये है और वाई क्रोमोसोम ये छोटा सा वाई क्रोमोसोम है। तो एक्स और वाई क्रोमोसोम किसके अंदर है? मेल के अंदर है। तो इसलिए ये मेल होता है क्योंकि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम पाया जाता है और इस वाई क्रोमोसोम के अंदर मेल से रिलेटेड जीन्स पाई जाती हैं, इसलिए मेल होता है इंसान। अब सिर्फ फर्क क्या होता है मेल और फीमेल में? सिर्फ किसका फर्क होता है? इसी सेक्स क्रोमोसोम में एक, तो अगर 2 एक्स आ जाएंगे तो वो हो जाएगी फीमेल। तो एक एक्स तो मेल में भी है, एक एक्स तो मेल में भी है, देख लो एक एक्स। फर्क क्या है? बस एक दूसरे एक्स की जगह मेल के अंदर वाई है और फीमेल के अंदर एक्स है। और इसी से कितना बड़ा बदलाव आ जाता है, आप देख सकते हैं इससे कितना बड़ा बदलाव आ जाता है ना। तो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर ऑटोसोम तो सेम होते हैं, टोटल 22 जोड़े होते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, है ना। सेक्स क्रोमोसोम मेल के अंदर होता है एक्स वाई और फीमेल के अंदर होता है एक्स एक्स, ठीक है। अब ये जो जोड़े हैं, हर क्रोमोसोम का जोड़ा क्यों होता है? पहले वाले क्रोमोसोम का एक पेयर, दूसरे वाले क्रोमोसोम का एक पेयर, तीसरे का एक पेयर। ये पेयर किस वजह से होता है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है ना। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली टॉपिक सोचो। जब रिप्रोडक्शन होता है तो मेल का स्पर्म जो है ना, स्पर्म का डायग्राम, मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम से फ्यूज होता है। अब मेल के स्पर्म में क्या होता है? मेल के स्पर्म में होता है 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम या फिर 22 प्लस वाई, ऐसे क्रोमोसोम होता है स्पर्म के अंदर। और फीमेल के ओवम में क्या होता है? 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम, ये फीमेल के ओवम में होता है। अब जब ये दोनों मिलते हैं, अब इनके मिलने से या तो मेल बन सकता है या तो फीमेल बन सकता है। अब अगर 22 प्लस एक्स वाला क्रोमोसोम इस 22 प्लस एक्स के साथ मिल जाएगा तो बताओ 22 प्लस 22 कितना हो जाएगा? 44। और एक्स एक्स मिलकर क्या बना लेंगे? डबल एक्स बना लेंगे। तो ये क्या बन जाएगी? फीमेल बन जाएगी। और अगर 22 प्लस वाई वाला क्रोमोसोम इसके साथ फ्यूज हो गया, 22 प्लस वाई वाला स्पर्म इसके साथ फ्यूज हो गया तो क्या बन जाएगा? 44 प्लस एक्स वाई बन जाएगा और ये बन जाएगा मेल। तो इस तरीके से मेल और फीमेल बनते हैं। तो 22 जोड़े कहाँ से आते हैं? मेल से आते हैं और 22 जोड़े फीमेल से आते हैं। बेसिकली कहा जाए तो 22 जोड़े जो हैं फादर से आते हैं और 22 जोड़े मदर से आते हैं, ऑटोसोम के। और सेक्स क्रोमोसोम का एक हिस्सा कहाँ से आता है? फादर से आता है और एक जो है मदर से आता है। इसीलिए सारे क्रोमोसोम किस में है? जोड़े में है। क्रोमोसोम नंबर 1 का पहला हिस्सा जो है फादर से आया होगा, दूसरा मदर से आया होगा। ऐसे ही हर एक क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम नंबर 20 का एक हिस्सा फादर से आया होगा, एक हिस्सा मदर से आया होगा। इसीलिए हमारे सेल में क्रोमोसोम जो है पेयर के अंदर पाए जाते हैं। पेयर के अंदर सारे क्रोमोसोम आप पेयर के अंदर देख सकते हैं। एक हिस्सा कहाँ से आता है? एक हिस्सा फादर से आता है और एक हिस्सा मदर से आता है। तो देखो नीचे मैंने, अब इन्हीं पेयर को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो एक एक को हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे, समजात गुणसूत्र बोलेंगे, है ना। ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, सबको हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। एक एक पेयर को हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। तो हमने किसी एक पेयर को उठा लिया, यहाँ से किसी भी एक पेयर को हमने उठा लिया और उस पेयर को हम देख रहे हैं। तो ये देखो एक पेयर को हमने उठा लिया, अब क्या हुआ? ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। एक जो है कहाँ से आया है? मैटरनल क्रोमोसोम, मतलब एक आया है
फीमेल से या फिर कह सकते हैं मदर से, इसीलिए मैटरनल क्रोमोसोम। और एक जो है पैटर्नल क्रोमोसोम है ना, ये कहाँ से आया हुआ है, फादर से आया हुआ है, तो ये है पैटर्नल क्रोमोसोम। तो ये दो क्रोमोसोम आते हैं, दोनों क्रोमोसोम मिलते हैं आमने सामने, एक सेट के रूप में पाए जाते हैं और इससे बनता है एक क्रोमोसोम का पेयर। ठीक है, इसीलिए सारे क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में थे। ठीक है, अब क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के टाइम में इनका होता है रेप्लिकेशन। क्या होता है, रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन होने से एक क्रोमोसोम से है ना, एक डीएनए से, रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए, एक डीएनए से कितने डीएनए बन जाता है, दो डीएनए बन जाता है। ठीक है, दो डीएनए एक डीएनए से। तो मान लो यहाँ पे एक डीएनए था, तो इससे जो है एक डीएनए और इससे जो है दूसरा डीएनए बन जाता है, दो डीएनए बन जाते हैं। और यहाँ पे एक डीएनए था तो इससे भी दो डीएनए, एक डीएनए ये एक डीएनए ये, दो डीएनए यहाँ पे भी बन गए। ठीक है, और ये देखो, आप यहाँ पे एक कलाकारी देखो, वो क्या है, देखो ये भी एक क्रोमोसोम का पेयर है, ये भी, यहाँ भी एक क्रोमोसोम का पेयर है, मतलब एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, ये दोनों एक ही क्रोमोसोम है। और आगे इसके अंदर डीएनए तो डबल हो गया, लेकिन सेंट्रोमियर देखो, सेंट्रोमियर ये है, सेंट्रोमियर जहाँ पे ये जुड़ा है ये सेंट्रोमियर है ना, सेंट्रोमियर यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे भी सेंट्रोमियर एक ही है। तो ये टोटल यहाँ पे डीएनए की मात्रा तो डबल हो गई, लेकिन ये क्रोमोसोम टोटल एक ही है। तो हम पढ़ते हैं, देखो ये ऐसा एक क्रोमोसोम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड है, ये पूरा एक एक क्रोमेटिड है। लेकिन इधर वाले जो क्रोमोसोम है, देखो एक क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड हैं, दो क्रोमेटिड हैं। तो क्रोमेटीन पता होना चाहिए आपको। क्रोमेटीन क्या है, धागे जैसी स्ट्रक्चर, ऐसी न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाली ये धागे जैसी स्ट्रक्चर, ये क्या होती है, क्रोमेटीन होती है। जब सेल डिवीजन शुरू होता है तो ये क्रोमेटीन संघनित होकर क्रोमोसोम बनाती है। अब क्रोमोसोम में ये जो एक एक हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। तो एक क्रोमोसोम ऐसा भी हो सकता है जिसमें सिर्फ कितने क्रोमेटिड हो, एक क्रोमेटिड हो। तो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है इसमें कितना क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड है। और ये जो क्रोमोसोम है इसमें देखो कितने क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड हैं। तो क्रोमेटिड देख के आपको क्रोमोसोम का नंबर नहीं बताना है, सेंट्रोमियर देख के क्रोमोसोम का नंबर बताना है। जितना सेंट्रोमियर उतना क्रोमोसोम। बताओ, देखो सबका सेंट्रोमियर देखो, मेन डायग्राम देखो जो बना हुआ था, देखो मेन डायग्राम। अब यहाँ पे डीएनए एक ही है और क्रोमेटिड भी एक ही है और सेंट्रोमियर भी एक ही है। तो सेंट्रोमियर एक है मतलब ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है टोटल। ये भी पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम है जिसमें एक डीएनए है, एक डीएनए है। डीएनए हमारा कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड, तो डबल स्टैंडर्ड बना दो। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और इसी को हम क्या बोलते थे, क्रोमेटिड भी बोल सकते हैं। तो एक क्रोमेटिड है, एक डीएनए है और क्रोमोसोम भी कितना है, एक ही है। तो ये एक अलग क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम का पेयर लिखा है ना, क्रोमोसोम का जोड़ा। तो जाहिर सी बात है दो क्रोमोसोम, दो चीजें मिलकर एक जोड़ा बनाती हैं। तो एक क्रोमोसोम तो ये है और दूसरा क्रोमोसोम जो है ये ए है, ये है ना, दो क्रोमोसोम यहाँ पे। आगे जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो यहाँ जो डीएनए मौजूद था इसका क्या हो गया, रेप्लिकेशन। तो एक डीएनए से यहाँ पे कितने डीएनए बन गए, दो डीएनए बन गए। लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो देख लो एक ही है। तो क्रोमोसोम कितना होगा, ये पूरा का पूरा एक ही क्रोमोसोम होगा। लेकिन इसमें कितने क्रोमेटिड हैं, दो क्रोमेटिड हैं, दो क्रोमेटिड। ठीक है, एक क्रोमेटिड जैसे ये होगा और दूसरा क्रोमेटिड ये होगा। तो ये दो क्रोमेटिड है यहाँ। तो आपको सेंट्रोमियर का नंबर देख के बताना है कितने क्रोमोसोम होंगे। तो क्रोमोसोम ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक क्रोमेटिड हो और क्रोमोसोम ऐसा भी हो सकता है जिसमें दो क्रोमेटिड हो। आगे अब ये जो क्रोमोसोम का पेयर होता है, जो क्रोमोसोम का पेयर होता है उस पेयर को हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। इस पेयर को हम क्या बोलते हैं, पूरे को होमोलॉगस क्रोमोसोम बोल देते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये है पूरा होमोलॉगस क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम ये रहा और ये एक क्रोमोसोम ये रहा। इस पेयर को हम क्या बोलेंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, समजात गुणसूत्र, हिंदी में बोलते हैं समजात गुणसूत्र। अब इस होमोलॉगस क्रोमोसोम में आप आओ, एक बात बतानी है मुझे, ठीक है, जो आगे वाले चैप्टर में काम में आएगा। ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है और एक होमोलॉगस, इस क्रोमोसोम की ये जो दो क्रोमेटिड हैं ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। एक एक क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड होते हैं वो आपस में क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। ये क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड ये हो गया, एक क्रोमेटिड ये हो गया और दूसरा क्रोमेटिड ये हो गया।
ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। ऐसे ही दूसरा होमोलॉगस पेयर ये है दूसरा पेयर का दूसरा हिस्सा ये है, तो इसका एक क्रोमोसोम ये और इसका ये दूसरा, ये आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम के दो अलग अलग क्रोमेटिड क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। एक क्रोमोसोम के दो अलग अलग क्रोमेटिड, ठीक है। अब जो है हम पूरे होमोलॉगस पेयर की बात कर रहे हैं, इस होमोलॉगस पेयर की बात कर रहे हैं। होमोलॉगस पेयर में अगर इस पूरे पेयर को देखो तो आपने सिस्टर क्रोमेटिड तो देख लिया। पूरे होमोलॉगस पेयर में ये जो क्रोमेटिड है ये दूसरे क्रोमोसोम का है, एक दूसरे पेयर ये दूसरे का है। तो इन दोनों को आपस में क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलॉगस क्रोमोसोम के ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। तो याद रखना, सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड आपस में क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। एक ही क्रोमोसोम के दो अलग अलग क्रोमेटिड और एक होमोलॉगस पेयर का है ना, एक होमोलॉगस पेयर का एक क्रोमेटिड और दूसरे होमोलॉगस पेयर का दूसरा क्रोमेटिड, ये आपस में क्या कहलाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। और जब आप पढ़ोगे सेल डिवीजन वाला चैप्टर तो वहां पे आप पढ़ोगे कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, डीएनए का आदान प्रदान होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। और उसी की वजह से एक ही इंसान के, एक ही माँ बाप के जो अलग अलग बेटे होते हैं उनका रूप रंग आकार सब कुछ बदलता जाता है, क्योंकि इन्हीं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में कुछ पदार्थों का आदान प्रदान हो जाता है, तो इसीलिए डीएनए बदल जाता है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम के बारे में हमने डिटेल से देख लिया। इस चैप्टर में लिख के नहीं दिया है पर इसका पूरा यूज आपके सिलेबस में है, तो अच्छे से इसको सीख लेना। आगे एनसीईआरटी क्या लिखती है, देखो, गुणसूत्र सिर्फ कोशिका विभाजन में दिखाई देते हैं। गुणसूत्र कब दिखाई देता है, कोशिका विभाजन के समय, जब सेल डिवाइड करती है तब, नहीं तो सेल के अंदर जो है नॉर्मली क्या पड़ा रहता है, ये क्रोमेटिन पड़ा रहता है। सेल डिवीजन के टाइम पे ही गुणसूत्र बनते हैं। अब प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है जिसे हम गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। क्या है मतलब इसका, देखो, हर एक क्रोमोसोम में, ये एक क्रोमोसोम आपके सामने, ये एक क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, इसमें ये प्राथमिक संकीर्ण है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। इसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको सेंट्रोमियर भी बोल सकते हैं। इसी को हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हर एक गुणसूत्र में दिखाई देता है, सारे गुणसूत्रों में मिलेगा। जो हमारे अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र हैं, हर एक गुणसूत्र में आपको सेंट्रोमियर देखने को मिलेगा। अब आगे क्या लिखती है, इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। जो सेंट्रोमियर होता है, ये जो सेंट्रोमियर है, इसके ऊपर ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। आओ नोट्स वाले डायग्राम में अच्छे से देखते हैं ताकि ये चीज़ और क्लियर हो जाए। देखो, एक गुणसूत्र के अंदर, ये देखो, ये गुणसूत्र है जिसको मैंने बड़ा सा करके यहाँ पे बना रखा है, बड़ा सा करके नीचे बना रखा है। देखो इसको, इस संरचना को। अब एक क्रोमोसोम है जिसके अंदर देख रहे हो दो क्रोमेटिड है। आपको एक क्रोमेटिड ये दिखाई दे रहा है और एक क्रोमेटिड ये दिखाई दे रहा है, पूरा दो क्रोमेटिड दिखाई दे रहा है। तो पहली बार जहाँ क्रोमेटिड जो है संकीर्णित हुआ है ना, कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, इस हिस्से को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जो किसका क्या बनाता है, सेंट्रोमियर बनाता है। अब इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर देखो, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, पीली पीली, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। किसके ऊपर, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। और इस काइनेटोकोर का काम क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के टाइम पे इनको अलग अलग करना होता है। ये जो दो क्रोमेटिड होते हैं इनको अलग अलग करना होता है, तो यही काइनेटोकोर पे जुड़ते हैं आके स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर की बात अभी मैंने बता दी है सेंट्रियोल के, ये सेंट्रियोल जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था इससे एस्ट्रल रेज निकलती हैं जो आगे चल के क्या बनाती है, स्पिंडल फाइबर बनाती हैं। और ये स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे आके इन्हीं काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं और ऊपर वाले से भी स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएगा और इस तरीके से ये खींच के इसको अलग कर देते हैं, दोनों क्रोमेटिड को एक दूसरे से अलग कर देते हैं, जिससे एक सेल में एक क्रोमेटिड पहुंच जाता है और दूसरे सेल में दूसरा क्रोमेटिड पहुंच जाता है। तो सेल डिवीजन के टाइम यहीं पर स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं, कहाँ पे, काइनेटोकोर पे। और ये सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस है ना, पिछले टाइम आ चुका है। तो स्पिंडल फाइबर कहाँ जुड़ते हैं, सेंट्रोमियर पे नहीं बताना है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सेंट्रोमियर बोल देते हैं, नहीं, काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर जुड़े होते हैं। आगे
प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा भी एक और कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो सभी सेल में देखने को मिलता है, सभी सभी क्रोमोसोम में। लेकिन जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो हर जगह नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ कुछ क्रोमोसोम में देखने को मिलता है, और वो कुछ क्रोमोसोम आगे क्या है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। देखो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो हर एक क्रोमोसोम में देखने को मिलेगा, और जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ये जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ सेल कुछ क्रोमोसोम में आपको देखने को मिलेगा। वो कौन से हैं, 13 नंबर, 14 नंबर, 15, 21 और 22। ये जो 5 जोड़े हैं इन्हीं में देखने को मिलता है, पर आपको इनका नंबर याद नहीं रखना है, आपके सिलेबस के बाहर की चीज़ें हैं। आप सिर्फ इतना याद रखना, जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो सारे क्रोमोसोम में पाया जाता है, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है सिर्फ कुछ क्रोमोसोम में आपको देखने को मिलता है। देखो एनसीईआरटी भी लिखेगी, क्या लिखेगी आगे, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जुड़े होते हैं। देखो क्या लिखा है, तारक काय गुणसूत्र के दोनों ओर अद्रव्य गुणसूत्रों के एक बिंब पर पकड़ कर रखना है ना। वही जो स्पिंडल फाइबर जुड़े होते हैं वही बात लिख रखी है बहुत ही टफ लैंग्वेज में। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकार से विभाजित किया जाता है। ये गुणसूत्र बिंदु के स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को विभाजित किया गया है। इससे पहले हम कॉन्स्ट्रिक्शन को देख लेते हैं। ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, अब यहाँ पे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो हमने देख लिया है, अब प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा भी कुछ क्रोमोसोम में ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, और वो कौन कौन से क्रोमोसोम में मिलता है, आपको बस इतना याद रखना है, कुछ क्रोमोसोम में, कुछ गुणसूत्र में, है ना, बस इतना सा याद रखना है। इंग्लिश वाले एनसीईआरटी में ये दे रखा है, हिंदी वाले एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। कुछ क्रोमोसोम में पाया जाता है, और उसका नंबर भी मैंने लिख रखा है, पर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ कहाँ पाया जाता है याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। मेन चीज़ ये है कि जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसके बाद जो क्रोमोसोम का हिस्सा पाया जाता है, ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जो क्रोमोसोम का हिस्सा पाया जाता है उस हिस्से को हम बोलते हैं सेटेलाइट डीएनए। ये रेड कलर से जो अभी मैंने दिखा दिया उसको हम बोलते हैं सेटेलाइट बोलते हैं। देखो मेरे वाले डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, बड़ा सा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद, है ना, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद ये जो हिस्सा है ये इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, सेटेलाइट डीएनए बोलते हैं, सेटेलाइट डीएनए। अब एक आखिरी चीज देखो, सेटेलाइट डीएनए हो गया, ये सेटेलाइट हो गया, ठीक है। आगे जो क्रोमोसोम होता है उसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है, जो टर्मिनल पार्ट होता है, उस वाले हिस्से को हम बोलते हैं टीलोमियर। तो ये छोटा सा जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर बोलते हैं। इस हिस्से को, ये छोटा सा जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, इंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, इसको हम बोलते हैं टीलोमियर, इंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। देखो दोनों तरफ मैंने टीलोमियर दिखा रखा है, ठीक है। ये टीलोमियर जो है एज के साथ साथ छोटा होता जाता है, जिससे एज बढ़ने के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी जो है कमज़ोर होती चली जाती है, इसी टीलोमियर की वजह से, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बस मैंने बता दिया थोड़ा सा डिटेल में जाकर क्रोमोसोम के टीलोमियर क्या होता है। अब जो है, अब हम आते हैं सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार के ऊपर, ठीक है। तो इसका हिंदी और इंग्लिश नाम आपको दोनों याद रखने हैं। आओ देखो, सबसे पहला, गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले आता है मध्य केंद्रीय, है ना, मेटासेंट्रिक। सबसे पहले आता है मेटासेंट्रिक। अब ये मेटासेंट्रिक क्या होते हैं, जिनके अंदर जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो ठीक बीचों बीच स्थित होता है। गुणसूत्र बिंदु कहाँ होता है, ठीक बीचों बीच, तो ऐसे को हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। अब बताओ, गुणसूत्र बिंदु अगर ठीक बीचों बीच स्थित होगा तो उससे क्या होगा, जो दोनों भुजाएं होंगी, जैसे इसमें देखो गुणसूत्र बिंदु ठीक बीचों बीच है, तो ये वाली भुजा, ये ऊपर वाली भुजा और ये नीचे वाली भुजा, इन दोनों का आकार जो है, इन दोनों का आकार कैसा हो जाता है, लगभग बराबर हो जाता है। तो दोनों भुजाएं जो है समान आकार की होती हैं, समान भुजाएं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। कब, जब गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल बीचों बीच हो, है ना, सेंट्रोमियर बिल्कुल बीचों बीच हो, तो उसको हम मेटासेंट्रिक बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक। तो पहला टाइप हो गया मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। आगे मेटासेंट्रिक के बाद देखो, हाँ, जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की दिखाई देती हैं, ये बात हो चुकी, दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की दिखाई देंगी। आगे उप मध्य केंद्रीय या फिर सब मेटासेंट्रिक। अब ये सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक, इसमें जो है सेंट्रोमियर वो
थोड़ा सा सेंटर से हट के होता है, इसीलिए इसको हम सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। क्या लिखा है इसमें देखो, गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है। मतलब जो सेंट्रोमियर होता है वो थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो सकता है। देख लो इसमें, जैसे सेंट्रोमियर जो है थोड़ा सा ऊपर चला गया, अब ऊपर जाने की वजह से जो ऊपर वाली ये भुजा है ये तो हल्की सी छोटी हो गई और ये हल्की सी क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो ऐसे गुणसूत्र को हम क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। और जो छोटी वाली भुजा होती है, ये छोटी वाली भुजा हो गई और ये वाली भुजा अपने आप कैसी हो जाएगी, बड़ी वाली भुजा, बड़ी भुजा, है ना। छोटी वाली भुजा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शॉर्ट आर्म, और बड़ी वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग आर्म बोलेंगे, लॉन्ग आर्म बोलेंगे। ठीक है। अब शॉर्ट आर्म को एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, शॉर्ट आर्म को हम दिखाते हैं पी से। क्यों, पी मतलब होता है पेटाइट और पेटाइट मतलब होता है छोटा, तो शॉर्ट आर्म को हम लिखते हैं पी। तो अपने आप जो लॉन्ग आर्म होती है उसको हम लिख देते हैं क्यू। तो शॉर्ट आर्म को पी बोलते हैं और लॉन्ग आर्म को क्यू बोलते हैं। ये एक बार नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म को क्या बोला जाता है। तो आपको ध्यान देना है, शॉर्ट आर्म मतलब पी मतलब पेटाइट, तो शॉर्ट आर्म को हम पी से लिखते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लेना, यही डायग्राम में जो छोटी भुजा है उसको हम पी बोलते हैं और बड़ी भुजा को हम क्यू से दिखा सकते हैं, क्यू से दिखा सकते हैं। ठीक है। आगे हमने मेटासेंट्रिक देख लिया, आगे तीसरे नंबर पे, है ना, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक हमने देख लिए। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। 4 टाइप के टोटल क्रोमोसोम है, 2 टाइप का हमने देख लिया। तीसरे नंबर पे देखो, इससे क्या लिखा है, परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी हो जाती है और एक भुजा बड़ी हो जाती है। छोटी वाली भुजा को हम क्या पी से लिखते हैं और बड़ी वाली भुजा को हम क्यू से लिखते हैं। आगे अग्र बिंदु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, है ना। इस एक्रोसेंट्रिक को में क्या होता है, जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो बिल्कुल किनारे पर मिलता है, गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल किनारे पहुंच जाता है। तो एनसीईआरटी का डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे 4 अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसको समझना है आपको एक्रोसेंट्रिक, ये एक्रोसेंट्रिक है। लगभग ये भी एक्रोसेंट्रिक का ही डायग्राम बना रखा है। ये जो चौथे नंबर का है, तीसरा और चौथा, ये तीनों एक्रोसेंट्रिक का ही डायग्राम है, जिसके वजह से बताओ इनका जो सेंट्रोमियर है लगभग कहाँ पहुंच चुका है, किनारे पर पहुंच चुका है, जिससे एक भुजा, अब इससे क्या होगा, इससे देखो क्या लिखती है एनसीईआरटी, जिससे एक भुजा अत्यधिक छोटी हो जाती है और दूसरी भुजा बहुत बड़ी हो जाती है। अब इससे क्या हो जाता है, एक भुजा देख रहे हो, ऊपर वाली भुजा तो बहुत छोटी हो गई और नीचे वाली भुजा कितनी बड़ी हो गई, उसके कंपेयर में बहुत बड़ी हो जाती है। एक भुजा बहुत छोटी और दूसरी भुजा बहुत बड़ी हो जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक। ठीक है। और एक लास्ट होता है जिसको हम बोलते हैं अंत केंद्र की, अंत केंद्री या फीबोसेंट्रिक। एक इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसका नाम लिख रखा है टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। तो तीनों नाम याद रखना, फीबोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, तीनों याद रखना नाम, है ना। अंत केंद्री, इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। अब क्रोमोजोम पे एनसीईआरटी तो लिखती है क्रोमोजोम के शीर्ष पर स्थित रहता है। अब बताओ ये चौथे नंबर वाला अगर आप डायग्राम देखोगे तो क्या इसमें शीर्ष पर स्थित है सेंट्रोमियर, नहीं, थोड़ा सा हट के है, बिल्कुल टर्मिनल वाले हिस्से पे। शीर्ष का मतलब क्या होगा, शीर्ष का मतलब अगर मैं डायग्राम बनाने जाऊं तो शीर्ष का मतलब ये होगा, टीलोसेंट्रिक का ये क्रोमोजोम हो गया। और बिल्कुल इसके टॉप पे अगर सेंट्रोमियर आ जाए तो एक्चुअल डायग्राम तो टीलोसेंट्रिक का ये बनना चाहिए, अंत केंद्री का, बिल्कुल टर्मिनल पे आ जाता है, बिल्कुल एकदम लास्ट छोर पे आ जाता है। ठीक है। तो ऐसा होता है टीलोसेंट्रिक। तो एनसीईआरटी में किसी डायग्राम को स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन है मेटासेंट्रिक कौन है सब मेटासेंट्रिक, लेकिन अगर आप 4 क्रोमोसोम बना के रखे हैं एनसीईआरटी ने तो चारों को चाहो तो आप नाम दे सकते हो एनसीईआरटी के हिसाब से। देखो ये जो है एनसीईआरटी ने मेटासेंट्रिक बना रखा है क्योंकि इसके पीछे एनसीईआरटी ने छोटी और बड़ी भुजा नहीं बना रखी है, मतलब ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, समान है, समान है दोनों भुजा। तो ये मेटासेंट्रिक है, एम लिख देता हूँ मेटासेंट्रिक। अब इसके आगे जो है ये देखो, एक भुजा छोटी भुजा लिख दिया ऊपर, तो जाहिर सी बात है दूसरी भुजा बड़ी होगी, तो ये सब मेटासेंट्रिक होगा, हल्का सा हट के है क्रोमोसोम सेंट्रोमियर, है ना। अब तीसरे नंबर पे ये देखो, एक भुजा बहुत छोटी हो गई और दूसरे भुजा बहुत बड़ी हो गई, तो ये कैसा हो जाएगा, एक्रोसेंट्रिक का एग्जाम्पल लगभग ये हो जाएगा। और एक्रोसेंट्रिक का मेरे हिसाब से एग्जाम्पल ये भी होना चाहिए था एक्रोसेंट्रिक का, क्योंकि टीलोसेंट्रिक में तो बिल्कुल टर्मिनल पे पहुंच जाता है। पर अगर एनसीईआरटी ने ये 4 डायग्राम दे रखा है तो ये कंफ्यूजन है
चौथे डायग्राम के ऊपर देखो किसी का नाम कुछ नहीं लिख के रखा है, तो ये एक्रो भी हो सकता है और टीलो भी हो सकता है। ठीक है, एक्रो और टीलोसेंट्रिक दोनों हो सकता है। मैंने बताया टीलोसेंट्रिक कैसा होना चाहिए, टीलोसेंट्रिक का डायग्राम ऐसा होना चाहिए, किताबों में ऐसा ही दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ तक था पूरी की पूरी एनसीईआरटी के बारे में एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे जाके ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। पूरे चैप्टर के एनसीईआरटी को मैंने बहुत अच्छे से तुमको बताया है, तो अच्छे से इस पूरे चैप्टर को रीड करना। और अगर आपको ये नोट्स का पीडीएफ चाहिए, ये पूरी जो नोट्स है जिससे आपको ये चैप्टर समझने में सहूलियत मिलेगी, इसका पीडीएफ चाहिए आपको, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से मेरे चैनल पे जाके, टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे जो मेरी वीडियोस आती हैं उसके लिंक भी पड़े होते हैं, जिससे आप दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर जिनका एनसीईआरटी क्लियर नहीं है, उनके साथ शेयर करना। ठीक है।